स्टूडेंट्स, आपके अपने इस YouTube चैनल बाल मंदिर पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं एक नया लेसन जिसका नाम शॉर्ट में अगर अपन बोले तो आवर्त सारणी कहलाता है। और अगर आप इसको पाठ को पूरा नाम अगर अपन लिखते हैं तो लिखते हैं तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्म में आवर्तता। जो अपन ने 10th क्लास के अंदर आवर्त सारणी वाला टॉपिक पढ़ा था, बस उसी टाइप से हमें इसको थोड़ा सा विस्तृत तरीके से बताना है। ठीक है, देखिए क्या था कि पहले जैसे आपके सामने 3 सन लिखे हुए आज, अब मतलब अभी की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की। ठीक है, सन 1800 के अंदर 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 31 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। फिर 1865 में आए, मतलब 65 साल बाद अगर अपन देखते हैं तो उस समय तत्व 63 खोजे जा चुके थे। कितने? 63 तत्व तक खोज हो चुकी थी। लेकिन आज का टाइम 2020 चल रहा है, तो 2020 तक अब जो अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं उस आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व दिए गए। ठीक है ना? तो यहां ये सब चीजें आती हैं कि भाई ये इतने तत्व हैं, इन सब तत्वों को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं सरलता से। तब वहां पर एक वर्ड आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि अगर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान है, कुछ तत्व का समूह अगर अपन लेते हैं और उस समूह में अगर इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान हो जाते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, एक सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं, उनको एक ही स्थान पर रखकर और फिर उनके बारे में आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन किया जा सकता है। तो ये होता है वर्गीकरण। तत्वों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करें। तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे या हम ये कह सकते हैं रसायनज्ञ थे जिन्होंने अपना प्रयास किया कि हम इन तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हम स्पेशली 3 नाम पढ़ते हैं। एक तो था डॉबेराइनर का त्रिक नियम, ठीक है, दूसरा था न्यूलैंड का अष्टक नियम, और तीसरा अब अपन 11th में आए हैं तो 11th के हिसाब से मैं आपको तीसरा तो लॉथरमेयर वक्र था, और एक और नाम अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना? वो एक आपके लिए नया पॉइंट होगा, उसको अपन सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वर्गीकरण के अंदर। तो पहला नाम आता है, देखिएगा, नाम है जॉन वॉल्फगैंग डॉबेराइनर। जॉन वॉल्फगैंग, क्या नाम आता है, डॉबेराइनर। यानी डॉबेराइनर जो थे इनका पूरा नाम यही था, और इनके नाम से नियम आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नियम ये लिखते हैं तो अपन ये है डॉबेराइनर, राइनर का त्रिक नियम। सबसे पहले इन्होंने ही ये प्रयास किया था कि हम तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत करें। ठीक है, इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, जॉन वॉल्फगैंग डॉबेराइनर। ठीक है, अब देखिए ये हमने 10th में पढ़ा है त्रिक। त्रिक का मतलब यहां पर ये होता है कि तत्व जो होते हैं, जो समान गुण वाले तत्व थे, इन्होंने क्या किया, उन समान गुणों वाले तत्वों को 3-3 के समूह में डाल दिया। ठीक है, और फिर कहा कि पहले और तीसरे परमाणु का जो परमाणु भार होता है उसका औसत मान होगा ना, वो औसत मान बीच वाले परमाणु के परमाणु भार के लगभग क्या होता है, समान होता है। ये इनका एक नियम था। क्या नियम है? देखिए इन्होंने क्या किया कि समान गुणों वाले तत्वों के
के समूह में, तत्वों को 3-3 के समूह में रखा, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिक। जिसे क्या कहते हैं? त्रिक कहा जाता है। और पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मान बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होता है? लगभग समान होता है। यही त्रिक नियम, यही क्या था? त्रिक नियम था कि तत्वों को पहले समान गुणों वाले तत्वों को व्यवस्थित कर दिया, और व्यवस्थित करने के बाद फिर इन्होंने कहा कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मान जो होता है वह बीच वाले परमाणु के परमाणु भार के औसत के क्या होता है? लगभग समान होता है। ये त्रिक नियम था। अब आपको पता है ना वो त्रिक क्या थे, तो मैं जनरली आपको ये 3 त्रिक के नाम बता देता हूं, परमाणु भार बता देता हूं, औसत आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, कुछ तो करेंगे ना। ठीक, चल के देखिए 3 त्रिक थे। कितने? 3 त्रिक बताए गए। अब 3 त्रिक के अंदर पहला हम त्रिक लेते हैं, तो पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब लिथियम का भार है 7, इसका 23 और इसका क्या है? 39। ये परमाणु भार, ये इन तीनों का। और आगे फिर आप औसत निकालते हो, तो औसत में देख लो, एक बता देता हूं कि पहला और तीसरा इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 + 39 बटा क्या आ जाएगा? 2। ये आ जाएगा 46/2 बराबर कितना है? 23। तो ये बीच वाले के लगभग क्या होता है? समान होता है। ये इस टाइप से त्रिक बनाया गया। दूसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, तो दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब इनका भार मैं बता देता हूं। इनका भार आएगा, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ब्रोमीन का होता है 80 होता है इसका भार। और ये आ जाएगा आयोडीन का 127 के आसपास होता है, ये 127। ठीक है, अब आप इसका औसत निकाल सकते हो। तो औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? 35.5 + 127 बटा 2। 35.5 + 127 बटा 2 आ जाएगा। तो ये मान लगभग अपने कितना आता है? 81.25 के आसपास आएगा। 81.25 के आसपास इसका मान आएगा। तो लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं कह रहे हम, लगभग बराबर मान मानते हैं। ठीक है, और तीसरा त्रिक था वो है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ये 3 तत्व थे, इनके बारे में। फिर इधर औसत, तो कैल्शियम का भार होता है कितना? 40। ठीक है, स्ट्रांसियम का होता है 88 के आसपास। स्ट्रांसियम का है 88 और इसका होता है लगभग 137 के आसपास। कितना? 137 के आसपास। अब आप इनका औसत निकालोगे, तो इनका औसत निकालेंगे तो क्या आएगा? 40 + 137 बटा 2 निकाल दोगे। ठीक है ना। तो ये 3 ट्रिक इन्होंने बताए थे। किसने? डॉबेराइनर ने। तो डॉबेराइनर का ये नियम था कि हम परमाणुओं को मतलब समान गुणों वाले परमाणुओं को ऐसे व्यवस्थित करें त्रिक में, और उनके परमाणु भार लिख के और पहले और तीसरे का औसत मान निकालेंगे, तो बीच वाले के लगभग क्या होता है?
बराबर होता है। लेकिन ये नियम भी ज्यादा लागू नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने केवल 3 ट्रिक बताए थे और ये नियम 3 ट्रिक तक ही लागू रहा। उसके बाद नियम क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब अपन लेते हैं सेकंड नंबर। ठीक है ना, सेकंड नंबर जो आता है वो आएगा न्यूलैंड जो थे, न्यूलैंड का अष्टक नियम। पढ़ा है आपने अष्टक नियम? देखो अष्टक नियम भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें हम संयोजकता ज्ञात करते हैं कि परमाणु बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उसके हिसाब से एक वो अष्टक नियम हो गया। और यहाँ ये अष्टक नियम है, ये इन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया, जैसे डॉबेराइडर ने प्रयास किया था वैसे ही इन्होंने भी ये एक तरह से प्रयास किया। देखिए क्या प्रयास था इनका, ये नियम था न्यूलैंड के द्वारा दिया गया, जिनका नाम है जॉन अलेक्जेंडर रिएना न्यूलैंड। इतना बड़ा नाम है इसका। और हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। किसका नियम? न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, और ये नियम, अब न्यूलैंड का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, तो नाम है जॉन अलेक्जेंडर रिएना न्यूलैंड, ये इनका पूरा नाम था। जैसे अपन ने आज उसमें पढ़े थे परमाणु, क्या कहते हैं, परमाणु के अंदर जो मॉडल थे उसमें इसका नील्स बोर का पूरा नाम वगैरह दिया हुआ था, उसी टाइप से आपको भी जनरली नाम ध्यान रखना है। क्या किया इन्होंने, पढ़ा है 10वीं में, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और ये बोला कि आप कहीं से भी कोई भी तत्व ले लो, ठीक है, और उस तत्व को अगर अपन 1 नंबर देते हैं तो उसके 8वां नंबर आने वाला जो तत्व होगा उसका और पहले नंबर का जो गुणधर्म होते हैं वो गुणों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। ये एक अष्टक नियम के बारे में बताया गया है। चलिए सबसे पहले हम नियम लेते हैं कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले और 8वें तत्व के गुणों में क्या होगी, समानता होती है। क्या होती है, समानता होती है। अब इस नियम को जब इन्होंने लिखा था, समझाने का प्रयास किया था, तो उस समय क्या था, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसें जो है ना, आपने वर्ग संख्या 18 शून्य वर्ग के तत्व, उनकी खोज उस समय हुई नहीं थी। अब उस समय खोज नहीं हुई तो इन्होंने जो तत्व ज्ञात थे उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया। चलिए हम व्यवस्थित करते हैं इन तत्वों को। शुरुआत लिथियम से की जाती है, लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, जैसे ये तत्व ले लिए। ओके, अब नियॉन की खोज हुई नहीं थी तो नियॉन के बाद क्या आता है, सोडियम, तो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन था नहीं तो पोटेशियम और क्या ले लिया, कैल्शियम ले लिया। ये तत्वों को इस तरह से इन्होंने एक सारणीबद्ध
कर दिया। ठीक है, अब भाई साहब बोले कि आप इसमें कोई भी तत्व ले लो, ठीक है, कोई भी तत्व इनमें से, और उस तत्व को एक नंबर दो, ठीक है ना, और फिर उससे गिनो आठवां तत्व कौन सा आता है। तो वो पहला नंबर जो है वो और उसका आठवां तत्व जो होगा, उनके दोनों के गुणों में क्या होगी, समानता होगी। इसका सीधा सा उदाहरण अपन सबसे बेस्ट उदाहरण पहले नंबर से ही ले लेते हैं। पहला नंबर आता है जैसे लिथियम, हमने लिथियम को पहला नंबर दे दिया, ये पहला नंबर, ठीक है। तो अब इससे आठवां तत्व गिनो आप, ये पहला है, 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवां तत्व कौन सा आया इसका, सोडियम, लिथियम और सोडियम, ठीक है। और हम एक और साथ में ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं कि सोडियम को पहला नंबर दें अगर, ठीक है, तो सोडियम से आठवां तत्व कौन सा आएगा, तो एक है, 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवां तत्व कौन सा आएगा, पोटेशियम। अगर अपन सोडियम को पहला नंबर देते हैं तो पोटेशियम इसका आठवां नंबर तत्व होगा। आपको पता है कि ये तीन तत्व आवर्त सारणी के अंदर ऐसे हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, नरम धातुओं के अंतर्गत ये तीनों तत्व आते हैं, ठीक है ना। तो इन तीन तत्वों के गुणधर्म एक दूसरे के लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। आपको पूछा जाए कि तीन ऐसे तत्व या ऐसी धातुएं, ध्यान से सुनिएगा, धातु, लोहा धातु देंगे ना आपको, लोहा देंगे या तांबा देंगे या कोई भी धातु का तार दे दें और फिर कहेंगे अब आप इसको चाकू से काटो, तो नहीं कटेगी एक सरलता से, कटती भी नहीं है ना। लेकिन जब हम इन तीन तत्वों को लेंगे, कौन से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इन तीन तत्वों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये तीन तत्वों के गुणधर्म क्या होंगे, एक समान होते हैं। फिर आगे चलिए, आगे जैसे अपन कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन है तो कार्बन में एक नंबर दे दो आप, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां तत्व कौन सा आएगा, सिलिकॉन। ये दोनों एक दूसरे से गुणों में समानता रखते हैं क्योंकि दोनों के अंदर प्रवृत्ति होती है सहसंयोजक बंध बनाने की। कौन सी प्रकृति, सहसंयोजक बंध बनाने की इनमें प्रकृति पाई जाती है। तो इनके गुणों में भी क्या होती है, समानता होती है। नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन से आठवां तत्व फास्फोरस आएगा, ये दोनों क्या है, अधातुएं हैं। ऑक्सीजन सल्फर भी अधातुएं है, और फ्लोरीन और क्लोरीन ये हैलोजन तत्वों के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी क्या है, अधातुएं। तो यहां जब इन्होंने ये अपना नियम दिया था, अष्टक नियम, तो इसमें काफी ऐसे तत्व हैं जिनके गुणों में समानता होती है। लेकिन ये जो नियम है, ये नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, क्योंकि 21 से परमाणु क्रमांक से अगर अपन बात करते हैं, हालांकि ये तो परमाणु भार के हिसाब से व्यवस्थित किया गया था, अगर हम इससे बात करते हैं तो इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि कैल्शियम के बाद जितने भी तत्व आएंगे उनके गुणों को अगर अपन इस प्रकार से व्यवस्थित करें इसी के साथ में, तो ये गुणों में समानता नहीं होगी। इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू किया गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और लास्ट नियम आता है तीसरा, वो है लॉथरमेयर का वक्र। ये जनरली आपको ध्यान में रखना है। लॉथरमेयर ने कुछ प्रयास किया था, लेकिन हमें ये क्या है ना, नॉर्मल तरीके से ही बताना है।
देखिए नाम आता है लॉथर मेयर वक्र। ये जनरली ध्यान रखना है, परमाणु भार और किसके बीच में, आयतन के बीच में। इन्होंने क्या किया कि तत्व लिए और तत्वों के परमाणु भार और उनके आयतन के बीच में एक वक्र बनाने का प्रयास किया और ये कहा कि जो ये वक्र बनता है तो इस वक्र के अंदर जो, जैसे मान लो जनरली ये इस टाइप से यूं वक्र बना, ये अपन अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, किसके बीच में है, परमाणु भार और आयतन के बीच में। तो इन्होंने कहा कि वक्र के अंदर जो तत्व एक ही सीध में आते हैं, जैसे मान लो ये एक ही प्रकार से ये एक, ये यूं, या तो ये इस तरह से या फिर ये यूं, तो जब तत्व इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित होंगे तो एक ही सीध में आने वाले तत्वों के गुणों में क्या होती है, समानता होती है। तो इसमें यही कहा कि वक्र में एक ही सीध में या समान स्थिति में आने वाले तत्वों के गुणों में क्या होती है, समानता होती है। क्या होती है, समानता होती है। ये जनरली आपको ध्यान में रखना है कि लॉथर मेयर वक्र जो था वो क्या था। तो परमाणु भार और आयतन के बीच में एक वक्र बनाया गया जिसमें ये साफ कहा गया था कि अगर वक्र बनता है तो वक्र बनने के बाद तत्व जो एक ही स्थिति में या समान स्थिति में जो तत्व आएंगे उनके गुणों में क्या होगी, समानता होती है। ठीक है, तो ये एक तीसरा जनरली आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और चौथा आता है टेल्यूरिक स्क्रू, जिसका नाम है हेलिक्स नियम। हेलिक्स नियम था। हेलिक्स नियम देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये चौथा पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये नया है पॉइंट, जो बुक में नहीं होगा, लेकिन आपको जनरली थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे अब हमने अभी 3 नियम लिए और 3 नियम में एक और नियम था प्राउड की कल्पना। तो प्राउड ने तो क्या कहा था कि जो तत्व होते हैं उन तत्वों के हम ये कह सकते हैं परमाणु भार, वो किसके, हाइड्रोजन के परमाणु भार से लगभग समानता रखते हैं। ये प्राउड की कल्पना थी, लेकिन वो कल्पना सही साबित नहीं हुई थी, ठीक है ना। अब इनका जो नियम था, इनका नियम भी क्या है, सही तरीके से साबित नहीं हुआ। इन वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये नाम, ये टेल्यूरिक स्क्रू, टेल्यूरिक स्क्रू, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसको हम हेलिक्स नियम कहते हैं। क्या नाम दिया है, हेलिक्स नियम, ठीक है। फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था AIBD चैन कोर्टोई, चैन कोर्टोई, AIBD, ये नाम था फ्रांसीसी थे, फ्रांस के
साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नाम दिया टेल्यूरिक स्क्रू यानी हेलिक्स नियम। अब ये नियम क्या था? अभी तक अपन पढ़ रहे हैं तत्वों को वर्गीकृत करना, ये करना, इस तरह से त्रिक बनाना, फिर अष्टक नियम के हिसाब से, वक्र के हिसाब से बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन इनका जो ये नियम था, ये नियम ये था कि उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को क्या किया? व्यवस्थित किया। मतलब इन्होंने भी तत्वों को किसके रूप में? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित भी कैसे किया था पता है आपको? इसमें इन्होंने देखो ऊपर क्या दिया है? हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है? जैसे यूं रहती है ना डीएनए की संरचना, इस टाइप से ये हेलिक्स संरचना कहलाती है, ठीक है। तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि वृत्ताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में यूं वृत्ताकार किसके रूप में? सॉरी, यूं बनाई सारणी, यूं। ये कह रहे हैं कि तत्वों को वृत्ताकार सारणीबद्ध किया जाए। वृत्ताकार सारणीबद्ध अगर करते हैं तो इनके गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो गुणों में पुनरावृत्ति होती है। ये थोड़ा सा नया है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है ये AIBD चैन कॉर्डोई इनके द्वारा ये कहा गया था कि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, लेकिन इसको एक वृत्ताकार सारणीबद्ध रूप में अगर करेंगे तो तत्वों के गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ये मतलब एक जनरल नियम था, ये भी इसके वर्गीकरण के अंदर अब शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये वर्गीकरण के नियम पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास होगी अपनी मेंडलिफ की आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना। और नोट्स ले जाइएगा स्कूल से नोट्स ले जाकर काम कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।